जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, अर्थात अनुलाभों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कैसे उनका कैलकुलेशन किया जाता है और कैसे कैलकुलेशन करके कितना हिस्सा हमें सैलरी के साथ जोड़ना होता है और कितना हिस्सा एज पर रूल हमें छोड़ देना होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है परक्विजिट्स का। यदि हमारे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप उनको देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना हुआ है आज परक्विजिट्स, जिनको कहते हैं अनुलाभ। जब बात अनुलाभों की करेंगे तो आज हम लोगों को परक्विजिट्स की सीरीज में पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ किसका भाई, अकोमोडेशन। ठीक है ना, मकान का मूल्यांकन करना है, रहने के मकान का मूल्यांकन करना है, सिर्फ मकान नहीं, रहने का मकान। देखिए मैंने आपको बताया था तकरीबन 46 क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, जिसमें से 25 क्वेश्चन के अंदर अगर आएगा हमारा हाउस रेंट अलाउंस तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस में एकोमोडेशन का वैल्यू आएगा। मतलब भैया एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस ये दो ऐसे पार्ट हैं जो हमें हर क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, या तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या तो एकोमोडेशन मिलेगा। तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करूं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 5 नंबर का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकोमोडेशन अर्थात रहने का मकान। तो सबसे पहले देखो रहने का मकान होता क्या है। एम्प्लॉयर ने कहा कि साहब हम तो बहुत दूर से आए हैं आपके शहर में, यहाँ पर हम जॉब करेंगे, तो अगर हमने अपनी सैलरी से रेंट चुकाया तो फिर हमें नुकसान होगा और हम जॉब नहीं कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, परेशान नहीं हो, आप क्या करिए भैया कहीं पर ढूंढ लीजिए जाके रूम और रेंट हमसे ले लीजिएगा, आपको मकान का रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो हम दे देंगे, बस ये हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि क्यों परेशान होते हो आप, देखिए कितने सारे फ्लैट्स हमने बनवा रखे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, इन्हीं में से एक फ्लैट हम आपको दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। या फिर एम्प्लॉयर ने कहा कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, वो मैं मकान लेकर के दूंगा, मकान मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो मैं अपना स्वयं का प्रोवाइड कराऊं या फिर मैं उसे रेंट पर लेकर दूं, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो बस उसे ही कहते हैं एकोमोडेशन, रहने का मकान। और हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। एक ही वीडियो के अंदर इसका एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बात एकोमोडेशन की जाएगी तो देखेंगे कि एम्प्लॉय कैसा है। एम्प्लॉय कैसा मतलब, अरे दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भाई कर्मचारी या तो क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हम लोग कर रहे हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। सरकारी सेवा में है कर्मचारी तो उसकी रूलिंग अलग है, और अगर कंपनी वगैरह में काम कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी रूलिंग अलग है। दोनों समझाइए हमको, दोनों समझाएंगे आपको। अगर हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है भैया, देखिए मकान भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फर्निश्ड एकोमोडेशन, एक होता है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। सुसज्जित मकान, असुसज्जित मकान। अच्छा क्या समझते हैं आप सुसज्जित और असुसज्जित से? देखिए यहाँ पर असुसज्जित का मतलब ये नहीं है कि मकान बन गया है उसमें विंडो दरवाजे नहीं लगे हैं, फर्श प्लास्टर नहीं हुआ, ये असुसज्जित नहीं होता है। मकान बिल्कुल फिट है, रहने योग्य है, लेकिन सिर्फ मकान ही मकान है, उसके अंदर ना तो बेड है, ना तो टेलीविजन है, ना तो एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना बल्ब है, ना रेफ्रिजरेटर है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है उस मकान के अंदर। तो ऐसे मकान को कहा जाता है अनफर्निश्ड हाउस,
ये असुसज्जित मकान है। फिर इस फर्नीचर को जब हम लेकर के, फर्नीचर क्यों कह रहा हूँ, ये सब फर्नीचर में आता है। फर्नीचर का मतलब सिर्फ आपके घर के दरवाजे और विंडो और घर में जो इंटीरियर आप डेकोरेट कराते हैं वही फर्नीचर नहीं होता है। फर्नीचर में ही ये सब आता है, एसी, कूलर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब फर्नीचर है। जब इन चीज़ों को लेकर आप अपने घर के अंदर आते हैं और उन्हें एक व्यवस्थित जगह पर रखते हैं, तब घर आपका सुसज्जित हो जाता है, सुंदर लगने लगता है। तो ऐसे मकान में जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उस मकान को कहा जाता है सुसज्जित मकान, फर्निश्ड हाउस। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम लोग बात कर रहे होंगे और अनफर्निश्ड हाउस की बात करेंगे, तो क्या होता है भैया, यहां ध्यान दीजिएगा, रेंट डिटरमाइन एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो इसके किराए का निर्धारण हम नहीं करते, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिख के आता है, रेंट डिटरमाइन एज पर गवर्नमेंट रूल 1000 पर मंथ, बस हो गया 12,000 रुपये इनके मकान का मूल्य, हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। रेंट डिटरमाइन एज पर गवर्नमेंट रूल 500 पर मंथ, बस हो गया भैया 500 पर मंथ, और 12 से इसको मल्टीप्लाई दे दो, 6,000 रुपये इनके मकान का मूल्य पूरे वर्ष का हो गया। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, मतलब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। रेंट कौन बताएगा, पहले से ही निर्धारित है। कैसे निर्धारित है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया किराया। और सरकारी नियम क्या कहता है, ये क्वेश्चन में लिख के आएगा। हमको क्या पता कि इस एम्प्लॉय के लिए सरकारी नियम क्या कहता है। तो हर एक क्वेश्चन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो सरकारी नियम कुछ कहेगा और वो क्वेश्चन में लिख के आएगा, मैं वैसे ही निर्धारित कर दूंगा। ये हो जाए, अगर ऐसा हुआ है, मान लो जैसे सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित किराया है 1000 रुपये महीना, तो 1000 गुणे 12 हम लोग कितना किराया ले लेंगे, 12,000 ले लेंगे। ओके, फिर देखेंगे यहाँ पर कि ये वैल्यू जो मकान जो था, ये एकोमोडेशन जो था, ये अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। अगर अनफर्निश्ड है तो यही हो गई वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। क्या हो गई ये वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं ये ऐसे करके, यहाँ पर लिखते हैं 12,000, ये हो गया वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दें, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस कितना हो गया, 12,000। ठीक, अगर फर्निश्ड हुआ तो फर्निश्ड में एम्प्लॉयर फर्नीचर भी प्रोवाइड कराता है, या तो उसका खुद का होगा और या तो किराए पर लेकर देगा। अगर एम्प्लॉयर ने अपने ही मालिकाना अधिकार का फर्नीचर इनको दिया हुआ है तो उसकी लागत का 10% जोड़ते हैं, और अगर किराए पर लेकर दिया है तो पूरा पूरा किराया। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट इफ ओन्ड, ऐड रेंट इफ हायर्ड। ठीक है ना, और अगर दोनों हुआ तो दोनों ऐड करेंगे। मान लो 20,000 रुपए का फर्नीचर उसने अपने स्वामित्व का दिया तो उसका 2,000 रुपया हो गया, और कुछ एसी उसने किराए पर लेकर दे दी जिसका 500 रुपये महीना एम्प्लॉयर देता है, तो एसी का किराया साल भर का कितना हो गया, 6,000 हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, 12 2 14 और 6 20,000 रुपया हो गया वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या कुछ एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर ने लिया या नहीं लिया। अगर एम्प्लॉयर से कुछ नहीं लिया एम्प्लॉयर ने, तो यही हो जाएगा, इसी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, और मान लो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से 500 रुपया महीने की उसकी सैलरी से डिडक्शन करता है, तो यहां पर हम लोग लेस करेंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, 500 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 6,000, और यहां पर ये 14,000 रुपये जो निकल कर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउस, वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन हाउस नहीं,
क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। बस इस तरीके से पूरा मूल्यांकन करेंगे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्या करेंगे? फिर से देख लीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, यहां समझ लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेगा तो उसके एकोमोडेशन का वैल्यूएशन हम नहीं करते हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल ऑलरेडी वो होता ही है। तो गवर्नमेंट रूल में मान लो 1,000 रुपये किराया बताया गया मासिक, तो हम ले लिया 1,000, कितना हो गया? 12,000। अब अगर ये अनफर्निश्ड हाउस है तो फिर यही वैल्यूएशन हो गया। लेकिन अगर फर्निश्ड हाउस है, क्या होता है अनफर्निश्ड फर्निश्ड बता चुका हूं। अगर फर्निश्ड है और इंप्लॉयर के मालिकाना स्वामित्व का है, इंप्लॉयर के स्वामित्व का है फर्नीचर, तो उसकी लागत का 10%। और अगर किराए पर लेकर दिया है तो पूरा पूरा किराया। अगर दोनों है तो सबको मिला के जोड़ दिया। ये हो गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। कब? जब इंप्लॉय से एक पैसा नहीं लेता एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर इंप्लॉय के सैलरी से डिडक्शन करता है तो जितना डिडक्शन करता है उसको माइनस कर देंगे। हमने यहाँ माना कि 500 रुपये डिडक्शन करता है, तो 20,000 टोटल बना, 6,000 इंप्लॉय से ले लिया। इंप्लॉय को फायदा कितना हुआ? हम लोग को क्या देखना होता क्वेश्चन में? इंप्लॉय को फायदा कितना हुआ? 14,000 का फायदा हुआ। ये बताओ, अगर आपको इंप्लॉयर आपका मकान प्रोवाइड नहीं कराता तो क्या आप मकान में रहते? नहीं, खुले आसमान के नीचे रहते? नहीं ना। और जॉब नहीं करते आपको? अरे करते नहीं तो जाते कहाँ? जॉब करनी थी तो करते, मकान किराए पर लेकर करते, रहते आप। वो तो एम्प्लॉयर ने दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो भी आप रहते और जॉब आप करते। जब आप उस कंडीशन में करते तो ये पैसा आपकी जेब से जाता। अभी आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया तो आपकी जेब वाला पैसा बिल्कुल बच गया। जब बच गया तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं बच गया, बचा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस पर टैक्स आप मुझे चुका दो। ये इनकम आपकी एडिशनल हो रही है, इस पर तो मैंने टैक्स लिया नहीं, इस पर आप मुझे टैक्स दे दो, बस बात खत्म हो जाती है। मुझे आपसे और कोई परेशानी नहीं है। तो बस मुझे तो यही बताना है कि कौन सी इनकम पर इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा लेंगे। अगर भैया वो कंसेशनल हाउस हुआ तो इस पर टैक्स लगेगा, और अगर वो रेंट फ्री एकोमोडेशन हुआ तो इस पर टैक्स लगेगा, अगर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन हुआ तो इस पर टैक्स लगेगा। बात खत्म, और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब चलते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और कैलकुलेशन बेसिकली यहीं पर सबसे बेहतरीन होती है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इस मकान को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 2 पार्ट कौन से होंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नॉन गवर्नमेंट के लिए एकोमोडेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिना किसी परहेज के। क्या क्या लिखेंगे? पहला यहां पर कंडीशन लिखेंगे, एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड provided to the employee in a city having population is। अब बात शुरू होती है, समझिए क्या कहेंगे? एकोमोडेशन ओन्ड, ये जो रहने का मकान है ये कैसा है? इंप्लॉयर के स्वामित्व का है, अर्थात यह मकान इंप्लॉयर के स्वामित्व का है। ओके, बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। किसको प्रोवाइड कराया जा रहा है? एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और स्वामित्व का किसके है? एम्प्लॉयर के स्वामित्व का है। जानेंगे कैसे क्वेश्चन के अंदर? अगर एम्प्लॉयर किसी एकोमोडेशन का रेंट पे नहीं कर रहा है, कभी कभी कंफ्यूज करेगा, लिख के नहीं देगा कि कौन इसका ओनर है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है मकान का तो फिर कैसा हो गया? रेंटल हो गया। और अगर रेंट पे नहीं कर रहा तो कैसा हो गया? ओन्ड हो गया। ओके, तो भैया हम लोग यहां क्या फर्स्ट कंडीशन में क्या बात कर रहे हैं? एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन, अर्थात जो एम्प्लॉयर है उसके स्वामित्व का मकान है, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, ऐसे शहर में दिया है जहां का पॉपुलेशन कितना है? 3 पॉइंट डाल दीजिए फिर से यहां पर। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। बताइए तो, बता रहे हैं यार, परेशान काहे हो रहे हो? फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक्सीडिंग 25 लाख। ऐसे शहर में प्रोवाइड कराया है जहां की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है। एक्सीडिंग का मतलब है ज्यादा। ऐसे शहर में प्रोवाइड कराया है जहां 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। इलाहाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, पॉपुलेशन कितनी होगी? मोर देन 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा।
जब कभी भी शहर का नाम तो दे लेकिन पॉपुलेशन की बात ना करे, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इस शहर की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। 25 लाख से कम शहर वालों की जब बात करी जाएगी तो पॉपुलेशन कितनी है ये क्वेश्चन में लिख कर आएगा। अगर केवल शहर की बात करी गई, पॉपुलेशन की बात नहीं करी गई, दिमाग में बनाए रखना, यही वाली कंडीशन लगेगी। दूसरी बात है एक्सीडिंग 25 लाख हो गया, दूसरा एक्सीडिंग 10 लाख अप टू 25 लाख कितने से ज्यादा है? ठीक है, ये 10 यहां उठा के ले आओ भाई, उधर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। एक्सीडिंग कितना? 10 लाख अप टू 25 लाख। ऐसे शहर की बात करी जा रही जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम। फिर क्या करेंगे? जो करेंगे आगे बताएंगे। अभी तो तीसरी कंडीशन रह गई है। यहां पर क्या कहते हैं? बिलो 10 लाख, बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख से कम है। बता तो रहे, सुनते क्यों नहीं हो? पॉपुलेशन कितनी? 10 लाख से कम है। अब बताइए यहां पर रूल क्या होगा? अगर भैया देखिए यहां की बात करी जाएगी, एम्प्लॉयर के स्वामित्व का मकान है, एम्प्लॉय को दिया है, ऐसे शहर में दिया है जहां की जनसंख्या 25 लाख या इससे ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी। कितना टैक्सेबल पार्ट कितना निकल के आएगा? वेतन का 15%। कितना निकल के आएगा? वेतन का 15%। अच्छा, अगर यहां आएंगे तो 10% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में आए तो 10% ऑफ सैलरी, बता तो दिया। और अगर यहां गए 10 लाख से कम है पॉपुलेशन तो कितना? 7.5% ऑफ सैलरी। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर लिख के आता है, अगर शहर का नाम दिया गया, पॉपुलेशन की बात ना करे तो ये वाली कंडीशन लगेगी। इन दोनों ही कंडीशन के लिए क्वेश्चन में स्पष्ट लिख करके आएगा कि भैया वहां की पॉपुलेशन कितनी है जिस शहर में उस एम्प्लॉय को मकान दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो यह कंडीशन हो जाती है इफ एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन, अर्थात मकान कंपनी का है या फिर एम्प्लॉयर का है और उसने अपने एम्प्लॉय को उसे उपलब्ध कराया है रहने के लिए, ऐसे शहर में उपलब्ध कराया जहां की जनसंख्या 25 लाख है, वेतन का 15%, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है, वेतन का 10%, जनसंख्या 10 लाख से भी कम है तो वेतन का 7.5% मकान का मूल्य होगा। अब चलिए सर दूसरी वाली उधर वाली बात बताई नहीं आपने, है ना? तो यहां पे बताते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर कहां, यहां देखो, यहां accommodation hired by the employer and provided to the employee। एकोमोडेशन कैसा है? एकोमोडेशन कैसा है? हायर्ड, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। प्रोवाइडेड, किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। एकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर अपने कर्मचारी को दे दिया है रहने के लिए। अब मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? अब मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। यहां पर रूल समझ लीजिएगा। क्या करेंगे? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड whichever is less। मकान के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी के वेतन का कितना निकाल देंगे? 15%। दूसरे नंबर पर ले लेंगे एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पेड किया है, और दोनों में जो कम है, whichever is less, दोनों में जो कम है उसे उस मकान का मूल्य मान लिया जाएगा। और बस इतने पर ही हो जाती है पूरी कैलकुलेशन। अब कुछ बातें अलग से हैं जिनका ध्यान रखिएगा आप।
यहाँ जो 15%, 10%, 7.5% या यहाँ पर 15% और रेंट पेड की बात करी है हमने, ऐसा करने पर वैल्यू जो आएगी एकोमोडेशन की उसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था। लेकिन हाउस फर्निश्ड भी हो सकता है। अनफर्निश्ड हाउस जहाँ पर फर्नीचर नहीं है, केवल रहने का मकान है, तो उसे हम कहते हैं अनफर्निश्ड हाउस। अगर साथ में फर्नीचर भी दिया गया तो क्वेश्चन में चल करके देखेंगे क्या फर्नीचर मालिक के स्वामित्व का था, एम्प्लॉयर के स्वामित्व का था। अगर एम्प्लॉयर के स्वामित्व का था तो उसकी कॉस्ट का 10% सैलरी में जोड़ना है, और अगर उसने रेंट पर लेकर दिया है तो पूरे का पूरा रेंट जोड़ना है। और अगर अपने स्वामित्व का और रेंट पर लेकर दोनों ही दिया है तो स्वामित्व वाले का 10% और रेंट वाले का पूरा रेंट, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। और उसके बाद सेम कंडीशन यही रहेगी, अगर उस एम्प्लॉई के सैलरी से कुछ डिडक्ट किया गया है तो उसको काट देंगे, तब आएगी वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउस। और अगर कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से, तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। बात क्लियर है? रेंट फ्री कब होता है? जब एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ भी डिडक्ट न किया जाए। और कंसेशनल कब होता है? जब उसकी सैलरी से कुछ डिडक्ट कर लिया जाए। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन और कंसेशनल एकोमोडेशन के बीच में जो कुछ भी आता है वो आता है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, कर्मचारी के वेतन से काटी गई धनराशि। अगर ऐसा है तो वो फिर रेंट फ्री नहीं होगा, कंसेशनल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कंसेशनल हो ही नहीं सकता है, वो रेंट फ्री एकोमोडेशन रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पर सैलरी की बात कर रहे हैं 15%, 10%, 7.5%, रेंट पेड 15%, ये देखेंगे एम्प्लॉय के स्वामित्व में, या एम्प्लॉय जिस समय में मकान का यूज कर रहा था रहने के लिए, केवल उसी समय की सैलरी का ये 15%, 10%, 7.5% लेंगे। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में 1 अक्टूबर 2020 से आया। कब से आया? 1 अक्टूबर 2020 से। तो इस समय हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2021। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो ये जो 15%, 10%, 7.5% है वो केवल 6 मंथ सैलरी का होगा फिर भैया। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई एम्प्लॉय है जो 2008 से अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, फिर तो वो इस वर्ष भी 12 महीने पूरे यूज किया, 12 महीना यूज किया तो फिर इसी के आधार पे पूरे 12 महीने का सैलरी लेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? एकदम क्लियर हो रहा है? इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। वेतन केवल उसी अवधि का होना चाहिए जिस अवधि में वह मकान एम्प्लॉय रहने के लिए प्रयोग कर रहा था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर जो हम लोग बात सैलरी 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 और सैलरी की कर रहे हैं, अर्थात उस सैलरी का मतलब क्या होगा। तो भैया अब हम लोग बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगी इसके लिए। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, एकोमोडेशन की मीनिंग ऑफ सैलरी के लिए ऋतिक रोशन को याद रखिएगा। ऋतिक रोशन क्यों कह रहा हूं? अभिनेता ऋतिक रोशन क्यों कह रहा हूं उनको? उनके हाथ में कितनी उंगलियां? 6। तो 6 पॉइंट ऐड होते हैं इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी में। सबसे बड़ी मीनिंग ऑफ सैलरी होती है एकोमोडेशन के लिए, इससे बड़ी मीनिंग ऑफ सैलरी और किसी की नहीं होती है। हाँ, रिट्रेंचमेंट की होती है तो वो आगे चलकर पढ़ेंगे, नहीं तो सबसे बड़ी सैलरी होती है मीनिंग ऑफ सैलरी, वो भी एकोमोडेशन के लिए। 6 पॉइंट आते हैं। कौन कौन होते हैं वो 6 पॉइंट? तो यहां देखो, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, बेसिक सैलरी प्लस डीए, कैसा? अंडर सर्विस कंडीशन, प्लस कमीशन। देखो, एचआरए में हमने कहा था फिक्स्ड रेट कमीशन ऑन टर्नओवर और सेल्स, यहां मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ कमीशन। ओके, यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि फिक्स्ड रेट वाला हो तो जोड़ना, नहीं तो नहीं जोड़ना, नहीं, कोई भी हो जोड़ ही लेंगे। ओके, तो यहां पर बेसिक सैलरी, डीए अंडर सर्विस कंडीशन, प्लस कमीशन, प्लस बोनस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। हम लोग सारे के सारे अलाउंसेस पढ़ेंगे और उनका जो टैक्सेबल पार्ट आएगा उसको भी यहां पर जोड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट छठा है हमारा
एनी कैश पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर। ये 6 पॉइंट आते हैं इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी में। इसको ऐसे ही याद रखना, उंगलियों पे गिनना। कैसे गिनेंगे? बेसिक सैलरी, डीए अंडर सर्विस कंडीशन, कमीशन, बोनस। 5वां नंबर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। 6ठा नंबर एनी कैश पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई नगद भुगतान कर देता है तो उसको भी इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर जोड़ लिया जाएगा। जब इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो अब इसके बाद आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा शायद, अगर आपने मेरे साथ लग करके एकोमोडेशन को सही तरीके से पढ़ लिया है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे मकान उसका खुद के स्वामित्व का हो और चाहे उसने किराए पर लेकर अपने एम्प्लॉय को दिया हो। उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कार का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है।